हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम अर्थशास्त्र का सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा जो सेक्शन सिलेबस में ए है, उसके अंतर्गत जो कृषि वाली पूर्ण यूनिट चल रही है, उसके अंतर्गत हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड न्यू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। कृषि पदार्थों की बिक्री तथा नया राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल। यह टॉपिक आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वर्तमान समय में इसी वर्ष केंद्रीय सरकार ने 3 कृषि बिल पारित किए हैं, जिनका विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, परंतु इनकी अत्यंत आवश्यकता थी। तो इस संदर्भ में हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। कृषि पदार्थों की बिक्री, वर्तमान प्रणाली व सहकारी बिक्री। कृषि पदार्थों की उचित बिक्री की व्यवस्था का महत्व। कृषक की आर्थिक दशा पर कृषिगत पदार्थों की बिक्री व्यवस्था का बहुत प्रभाव पड़ता है। कृषिगत उत्पादन के बढ़ने से कृषि बिक्री के लिए भी बाजार से अधिक माल आता है। विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के अलावा फल, सब्जियां, पशु, मांस, ऊन, खाल, चमड़ा, मुर्गी व अंडे, मछली, छोटी वन उपजें आदि बाजार में बिक्री के लिए आती हैं। अतः कृषिगत अर्थव्यवस्था में बिक्री की व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। यदि किसानों को अपने पदार्थों की उचित कीमत नहीं मिलती तो उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। इसलिए भारत में जहां एक ओर कृषिगत उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर उससे भी अधिक आवश्यकता उपज की बिक्री में सुधार करने की है, ताकि कृषकों को उनके माल का उचित मूल्य मिल सके। यदि कृषक और कृषिगत माल के अंतिम उपभोक्ता के बीच में कई मध्यस्थ होते हैं तो उपज की कीमत का एक बड़ा भाग उनकी जेब में चला जाता है। इस प्रकार बिक्री की सुव्यवस्था न होने से उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अतः बिक्री की व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके एवं उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। कृषि विपणन अथवा कृषि बिक्री व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती हैं, जैसे कृषि पदार्थों को एकत्र करना, उनका श्रेणीकरण करना, नापतोल करना, गोदामों में सुरक्षित रखना, यातायात व साख का प्रबंध करना, बिक्री का स्थान व बिक्री की पद्धति तय करना, कृषिगत पदार्थों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना तथा उन पर सरकारी खरीद की व्यवस्था करना आदि। व्यापक अर्थों में कृषिगत बिक्री में फसल से पूर्व और फसल के पश्चात की विभिन्न क्रियाएं शामिल होती हैं, क्योंकि फसल उगाने के लिए किसानों को रासायनिक उर्वरक आदि इनपुटों की भी आवश्यकता होती है। बिक्री की समुचित व सर्वोत्तम व्यवस्था वह होती है जिससे यह सभी क्रियाएं अच्छी तरह व कार्यकुशल ढंग से संपन्न होती रहती हैं, और इन क्रियाओं में दोष पाए जाने पर किसानों को उनके माल की उचित कीमत नहीं मिलती है। बाजार में कृषिगत पैदावार की बिक्री में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो वर्तमान जो पद्धति है, इसमें सुधार के लिए ही 3 नवीन कृषि कानून लाए गए हैं। बाजारों की किस्में। बाजार प्राय 3 किस्म के होते हैं। पहला सामयिक बाजार व हाटें या शंडियाँ, दूसरा थोक बाजार या मंडी, तीसरा खुदरा बाजार। सामयिक बाजार व हाटें या शंडियाँ, यह वह बाजार होते हैं जो समय समय पर लगाए जाते हैं। हाटें सप्ताह में 1 या 2 बार लगती हैं और बाजार विशेष अवसरों पर भी लगते हैं। इनमें कृषिगत पदार्थों व पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। भारत में कई प्रकार हजार हाटें या शंडियाँ पाई जाती हैं, जो औसतन 8 से 16 किलोमीटर तक फैली होती हैं। यह खुले स्थानों पर लगाई जाती हैं और इनका क्षेत्र एक गाँव से लेकर कई गाँव तक हो सकता है। इनमें खाद्यान्न, तिलहन, गुड़, तंबाकू आदि वस्तुएं बेची जाती हैं। इनका प्रबंध कस्बे और गांव के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इनमें कई प्रकार की अनियमितताएं व कमियां पाई जाती हैं। थोक बाजार या मंडियां। भारत में नियंत्रित बाजारों की संख्या 7,320 आंकी गई है, जिनमें से 2,477 मुख्य नियमित बाजार कहलाते हैं और 4,843 सब यार्ड बाजार कहलाते हैं। इनका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचार पाया गया है। इन पर निजी व्यक्तियों और स्थानीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। मंडियों का क्षेत्र एक सा नहीं होता। मंडियों में आड़तीय, दलाल और व्यापारी होते हैं। आड़तीय भी 2 प्रकार के होते हैं, कच्चे आड़तीय और पक्के आड़तीय। कच्चे आड़तीय प्राय उपज को एकत्र करते हैं, जबकि पक्के आड़तीय बिक्री और वितरण की व्यवस्था करते हैं। खुदरा बाजार। खुदरा बाजार
शहर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इनमें खुदरा व्यापारी विभिन्न वस्तुएं बेचते हैं। इन पर नगर पालिकाओं का नियंत्रण होता है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में कृषकों की बिक्री योग्य उपज का एक बड़ा भाग गांवों में ही बेचा जाता है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण की जांच से इस तथ्य की पुष्टि हुई है। खरीदने वालों में ज़्यादातर व्यापारी होते हैं जो कृषक को कर्ज प्रदान करते हैं। व्यापारी थोक विक्रेता, जनरल मर्चेंट और कमीशन एजेंट हो सकता है। वह गांव का अथवा शहर का हो सकता है। इस प्रकार कृषक अपनी उपज निजी व्यापारियों के मार्फत बेचता है। उसे ऐसे व्यक्तियों से मोल भाव करना पड़ता है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा होती है और कर्ज प्रदान करने की क्षमता होती है, जिनका बाजार पर भी प्रभाव होता है और जिनके पास परिवहन के साधन होते हैं। विपणन प्रणाली के या बिक्री व्यवस्था के दोष। भारत में कृषि पदार्थों की बिक्री व्यवस्था कई प्रकार के दोषों से भरी हुई है, जिससे किसानों को अपने माल की कम कीमत मिल पाती है। एक अनुमान लगाया जाता है कि उपभोक्ताओं द्वारा दी गई कीमत का बड़ा भाग मध्यस्थों और बिचौलियों की जेब में चला जाता है और बहुत कम भाग कृषकों को मिलता है। पहला दोष है शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना। कृषक प्राय अपना माल अनुपयुक्त स्थान, अनुपयुक्त समय और अनुपयुक्त शर्तों पर बेचने के लिए बाध्य होता है। पहले कहा जा चुका है कि वह पूर्व में अपना माल का बड़ा हिस्सा गांव में ही व्यापारियों को बेचता आया है। फसल कटने के तुरंत बाद किसान को अपना माल बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिससे वे महाजन या व्यापारी का ऋण चुका सके। यातायात की असुविधा, गोदामों का अभाव और माल को क्षति पहुंचने के भय से किसान में अपना माल रोकने की शक्ति कम होती है और वह एक साथ बहुत से किसान जब माल बेचते हैं तो कीमतें भी गिर जाती हैं और उन्हें आर्थिक हानि होती है। ऐसे में यह भी देखने में आया है कि किसान जो खाद्यान्न फसल कटने के तुरंत बाद सस्ते भावों में बेच डालता है, उसी को बाद में ऊंचे भावों पर स्वयं के उपभोग अथवा बीज के लिए खरीदता है। कृषिगत माल की कीमत प्राय पहले से ही निश्चित हो जाती है अथवा कभी कभी व्यापारी ही उसका निर्णय करता है। शीघ्र बेचने से तत्पर होने के कारण किसान अपनी शर्तें लागू करने में असमर्थ रहता है। दूसरा है मध्यस्थों की अधिकता। भारतीय कृषक और अंतिम उपभोक्ता के बीच मध्यस्थों का एक तांता सा लगा रहता है। मंडियों में आड़तीय, दलाल, व्यापारी होते हैं। यह किसानों के अधिकांश व्यापार को स्वयं हड़प कर जाते हैं। विभिन्न वस्तुओं में मध्यस्थों का कीमत में हिस्सा अलग अलग होता है। तीसरा है बाजार में प्रचलित बुराइयां व अनुचित कर। थोक बाजार और कभी कभी नियमित मंडियों में भी नाना प्रकार की हरकतें व बेईमानियां पाई जाती हैं, जिनका कुप्रभाव किसानों को भुगतना पड़ता है। भारत में भूतकाल में बाजार में निम्नलिखित बुराई पाई गई हैं: बांट और तोल का विक्रेता के विरुद्ध दुरुपयोग, धर्मार्थ आदि के लिए मनमानी कटौती, नमूने के रूप में काफ़ी मात्रा में माल लेने का रिवाज, बिक्री की हाथा प्रणाली जिसमें विक्रेता एजेंट खरीदने वाले से कपड़े के नीचे गुप्त रूप से भाव निश्चित करते हैं और किसान को ठीक से पता नहीं चलता कि वास्तव में क्या हो रहा है। उत्पादक द्वारा नियत दलाल भी खरीदारी व्यापारी का ही पक्ष लेते हैं क्योंकि वो उनके नियमित संपर्क में रहते हैं। झगड़ा हो जाने की स्थिति में किसान पर अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। तोल व बांटों की विविधता। भारत में तोल व बांटों में ही बहुत अंतर पाया जाता है। पहले ज़्यादातर पत्थर के बाट पाए जाते थे जिनकी तोल प्राय बहुत कम होती थी। माल खरीदने में बाट, माल बेचने के बाट भिन्न भिन्न होते हैं। तोलते समय चालाकी की जाती है। तोल व बांटों की इस विभिन्नता के कारण प्राय किसानों को ठग लिया जाता है। इससे व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में अनिश्चितता पाई जाती है और मूल्य की तुलना करना कठिन हो जाता है। श्रेणीकरण व प्रमापीकरण का अभाव। वस्तुओं की सही श्रेणी विभाजन व प्रमापीकरण के अभाव के कारण विदेशों में हमें नीचे देखना पड़ता है। चावल तथा गेहूं तक में श्रेणियां ठीक से नहीं की जाती हैं। अच्छी और बुरी दोनों किस्मों को मिलाकर बिना श्रेणी विभाजन के बेचने की प्रणाली से माल की किस्में अनिश्चित कर दी जाती है। इससे अकुशल उत्पादक को फायदा होता है जबकि कुशल उत्पादक को हानि होती है। रुई में मिलावट व अशुद्धता पाई जाती है। खाद्यान्नों में कंकर और मिट्टी मिले रहते हैं। इन कारणों से माल की कीमत कम मिलती है। प्रमापीकरण व मानकीकरण में एगमार्क का निशान लगा दिया जाता है जिससे वस्तु की किस्म की गारंटी होती है। संग्रह की सुविधाओं का अभाव। गांव में फसल को संग्रह करने की सुविधाएं अपर्याप्त और अवैज्ञानिक होती हैं। इस कार्य के लिए या तो भूमि में गड्ढे खोदे जाते हैं या खतियां होती हैं। कच्ची खतियां भूमि में खड्डे खोदकर बनाई जाती हैं और उनको गारे से लेप लिया जाता है और जहां पर सील, चूहे और अन्य कीड़े मकोड़े फसलों को नष्ट कर देते हैं जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव।
ग्रामवासियों को बाहरी दुनिया का बहुत कम ज्ञान होता है, उन्हें बाजार के मूल्यों की प्रवृत्ति को समझने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें प्राय महाजनों द्वारा बताई गई कीमतों पर विश्वास करना पड़ता है और कई बार सही भाव मालूम पड़ जाने पर भी भिन्न भिन्न बाजारों में भावों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वस्तुओं का श्रेणी विभाजन नहीं होता और तोल और बांटों में विविधता पाई जाती है। इस प्रकार भारतीय कृषक एक कुशल व्यापारी नहीं होता। कुशल व्यापारी होने के लिए मूल्यों की तुलना करने की सुविधा व क्षमता होने की आवश्यकता है। सहकारी संगठन का अभाव। कृषक विभिन्न क्षेत्रों में फैले होते हैं और उनमें आवश्यक संगठन का अभाव होता है। इसके विपरीत फसलों के खरीदारों की स्थिति सुदृढ़ होती है और वे आसानी से किसानों का शोषण कर लेते हैं। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, जिसका किसानों में अभाव पाया जाता है। यदि उनकी सहकारी समितियां हों तो वे अपने हितों की रक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। यातायात के साधनों की कमी। भारत में यातायात के साधन अभी बहुत कम विकसित हो पाए हैं। यह दोषपूर्ण है। गांव में खेत से घर से तक पैदावार पहुंचाना कठिन होता है। सभी किसानों के पास अपनी बैलगाड़ियां नहीं होती। रास्ते तंग, ऊबड़ खाबड़ और दलदली होते हैं। बैलों पर बोझा व दबाव पड़ जाता है और यातायात व्यय भी बढ़ जाता है। यातायात शीघ्र नहीं हो पाता। शीघ्रनाशी वस्तु की बिक्री में यातायात सुविधाओं की ज़्यादा आवश्यकता होती है। रेलों और सड़कों के विकास में परस्पर समन्वय का अभाव पाया जाता है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए नियमित और नियंत्रित बाजार होने चाहिए। सहकारी बिक्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गोदाम निर्माण व उपज के संग्रह की व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की स्थापना का प्रयास। एफर्ट टू सेटअप नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल। अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत देश की 200 मंडियों को आपस में जोड़ा जाना था। इस योजना के प्रमुख बिंदु हैं। वर्तमान में प्रत्येक बाजार में कृषि मंडी को व्यापार के लिए एक पृथक लाइसेंस लेना पड़ता है और मंडियां एक दूसरे से समन्वय व तालमेल रखने की बजाय खंडित रूप में काम करती हैं। इससे किसानों को अपने माल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। नए राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल में विभिन्न मंडियों के परस्पर एकीकरण की योजना बनाई गई है। NAM के तहत विभिन्न मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से परस्पर जोड़ा जाएगा, ताकि एक मंडी के माल की सूचना आसानी से दूसरी मंडी को दी जा सके। इसके लिए व्यापारी एक लाइसेंस से अपना व्यापार अन्य मंडियों से कर सकेगा। थर्ड है, शुरू में 8 राज्यों की 21 मंडियों को जोड़े जाने का कार्यक्रम रखा गया था। ये इस प्रकार रखे गए थे: तेलंगाना में 5, उत्तर प्रदेश में 5, गुजरात में 3, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, झारखंड में 2, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1-1। इसके लिए राज्य की कृषि विपणन समिति में ई-ट्रेडिंग के लिए परिवर्तन करने होंगे। 14 राज्यों ने मार्च 2016 के अंत तक इस दिशा में परिवर्तन किए हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रमुख बिंदु: राज्यों को मंडी करों में आवश्यक सुधार व कमी का प्रयास करना चाहिए। NAM के तहत फसलों व सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। फिलहाल इसमें निम्न वस्तुएं ही शामिल की गई हैं: चना, अरंडी का बीज, धान, गेहूं, मक्का, प्याज, सरसों व इमली। इसमें फल व सब्जियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल एक नया और आवश्यक परिवर्तन है। इसको सफल बनाने से किसानों, उपभोक्ता वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि सभी को लाभ होगा और कृषिगत क्षेत्र विघटित स्वरूप त्याग कर एक समन्वित व एकीकृत रूप ग्रहण कर सकेगा, जो एक प्रगतिशील कृषिगत विकास के लिए आवश्यक है। किसानों का कल्याण सीधे तौर पर उन्हें उनकी उपज से मिलने वाली कीमत से जुड़ा होता है कि खेती कितनी किफ़ायती है और किसानों को अपनी उपज बेचने में कितनी स्वतंत्रता है। कई राज्यों में कुछ वर्ष पूर्व फलों, सब्जियों को कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के दायरे से बाहर लाने से बड़ी संख्या से किसान लाभान्वित हुए हैं, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता मिली है, जहां वे सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से कमीशन एजेंट और बिचौलिए हमेशा निर्दोष किसानों की तलाश कर उनका शोषण करते हैं। उसे समझने की जरूरत है। वे कृषि उपज को केवल उच्च दरों पर बेचने के लिए एकदम सस्ते दामों पर खरीदते हैं। नए तीनों अधिनियम का कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020, दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 और थर्ड है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। किसानों के लिए त्रिगुट व हितकारी प्रोत्साहन के रूप में आते हैं, जो हमारे कृषकों को लंबी अवधि तक समर्थन करने में प्रभावी होंगे और 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। किसानों को अपनी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य मिले और उनकी आय और आजीविका की स्थिति में वृद्धि हो, यह सुनिश्चित किए बिना एक आत्मनिर्भर भारत के विचार को स्थायी वास्तविकता में नहीं बदला जा सकता। हमें एक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है, जहां किसानों और व्यापारियों को उनके पसंद के
कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद की स्वतंत्रता प्राप्त हो, जैसे गारंटी कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत दी गई है। यह राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। किसानों को उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई उपकर और लगान नहीं दिया जाएगा और उन्हें परिवहन लागत नहीं वहन करनी होगी। पहला कानून है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिलेगी, जिससे अच्छे माहौल पैदा होंगे और दाम भी बेहतर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति और संस्था को बेच सकते हैं। इस अध्यादेश में कृषि उपज विपणन समितियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है, जिसके जरिए सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। यह बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम फसल की बुवाई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। सरकार की माने तो इससे किसान का जोखिम कम होगा, दूसरा खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सरकार का तर्क यह है कि अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि इससे बाजारों में अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में निश्चित रूप से सुधार होगा। तीसरा कानून बना है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि इस विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने पौने दामों में खरीदकर उनका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों को एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई। अब नए विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है। धन्यवाद।